हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह दिसंबर में होने की संभावना है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आज से मैं साइंस की शुरुआत कर रही हूँ। साइंस NCERT क्लास 6 to 8 में कंप्लीट पढ़ाऊँगी। तो ये क्लास 6 की बुक का पहला चैप्टर है, भोजन के घटक। सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को पता होगा। यदि आपने एग्जाम दिया है तो कई प्रश्न NCERT से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको NCERT पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं कंप्लीट साइंस NCERT क्लास 6 to 8 पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों को ये वीडियो लाभ जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप पूरा कंप्लीट NCERT पढ़कर जाते हैं तो आप साइंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट NCERT पढ़ाऊंगी क्लास 6 to 8, और पहले भी मैंने पढ़ाया था, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्लास 6 की बुक का पहला चैप्टर है भोजन के घटक। तो भोजन के जो घटक होते हैं उनके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। क्योंकि भारत में जो राज्य हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग व्यंजन है। जो प्रसिद्ध व्यंजन है वहाँ के लोग त्योहार के मौके पर या किसी उत्सव के मौके पर उस व्यंजन को बनाते हैं और खाते हैं। आगे लिखा है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आगे लिखा हुआ है, क्रियाकलाप लिखा है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न यानी अनाज, अनाज से बना एक व्यंजन होता है हमारे आहार में, और दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजन को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है। शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दर्शाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है अन्न यानी अनाज के व्यंजन में, और दाल या मांस का व्यंजन तो उसमें राजमा खाया जाता है। पंजाब में राजमा प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग राजमा को खाना पसंद करते हैं। सब्जियों में सरसों का साग वहाँ पर प्रसिद्ध है, और अन्य व्यंजन में दही और घी खाते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में चावल और दाल और मांस के व्यंजन में अरहर की दाल तथा रसम, जिसे चारू भी कहते हैं। सब्जियों में कुंदरू, और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार। इसी तरीके से आप और राज्य के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कहा गया है, जैसे बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। तो जो लिट्टी होती है वह आटे से बनाई जाती है, तो अन्न का व्यंजन वो हो जाता है। और जो चोखा होता है वह सब्जी का बनता है, बैंगन का बनता है, आलू का मिक्स करके टमाटर डालकर ये सब कुछ मिलाकर चोखा बनाया जाता है। तो वहाँ के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। इसके साथ दही, घी, अचार भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इस सारणी में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर लिखा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं वह कच्ची सामग्री से बनते हैं और कच्ची सामग्री हमें पादपों से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी जो भोजन होता है हमारा उसमें मुख्य पोषक होने चाहिए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त और क्या? रुक्षांश और जल। ये भी हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए क्योंकि इन सब की शरीर को आवश्यकता होती है। आगे लिखा है क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। यानी जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है कि नहीं इसका परीक्षण करना है। तो इसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता है। क्या क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अब आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं कि जो परीक्षण किया जाता है उसमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो आगे ये सब जानेंगे। आगे लिखा भी है आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें और इन जो परीक्षण प्राप्त होंगे इन परीक्षणों से उन्हें सारणी में लिखना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आगे लिखा है आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह मंड और शर्करा के रूप में होता है। तो पहला जो परीक्षण है वह कार्बोहाइड्रेट का ही करना है। आगे लिखा है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? मंड और शर्करा के रूप में। तो सबसे पहले मंड के लिए परीक्षण कैसे किया जाता है ये जानेंगे। यहाँ लिखा है मंड के लिए परीक्षण। तो चलिए पढ़ लेते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या करना है? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालना है और उसमें रंग का परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को देखना है। यदि नीला या काला हो जाता है खाद्य पदार्थ तब आप समझ जाइए कि इस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है और इस यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान से समझना है। यहाँ दिखाया भी गया है, ये बच्चे कर रहे हैं मंड के लिए परीक्षण। आगे लिखा है
इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, जांच कीजिए किसमें मंड है, अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। तो ये तो हो गया मंड के लिए परीक्षण। आपको क्या करना है, आयोडीन, तनु आयोडीन की विलयन की 2 या 3 बूंदें खाद्य पदार्थ पर डालनी है। यदि नीला या काला रंग आता है तो आप समझ जाइए कि इसमें मंड उपस्थित है। आगे लिखा है प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब खाद्य पदार्थ में ये जांचेंगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो लिखा है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ठोस पदार्थ पर परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका या तो पेस्ट बना लीजिए या उसे पीस लीजिए, यानी चूर्ण बना लीजिए। आगे लिखा है खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को कैसे जांचते हैं, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता है? जो यहाँ पर उपयोग किया है क्या क्या? कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन, इसकी आवश्यकता है। और जो खाद्य पदार्थ है उसको पीसकर परखनली में डालना है, 10 बूंद जल की डालनी है, अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद क्या डालना है? कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन। 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की। और यदि परखनली में बैंगनी रंग प्राप्त हो जाए तो आप लोग समझ जाइए कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। आगे लिखा है अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो मंड की उपस्थिति में तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग किया था और इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन का, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है वसा के लिए परीक्षण। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए, यानी आपको ध्यान रखना है कागज फटे ना। और सबसे सरल जो है वसा का परीक्षण ही है। आगे लिखा है अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो सबसे सरल वसा का ही परीक्षण है। कागज पे आपको खाद्य पदार्थ को रखना है, हल्के हल्के से उसको कूटना है और आप देखेंगे कि कागज पर तेल जैसे धब्बे दिखाई देंगे, तो आप समझ जाइए कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। आगे लिखा है खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। आगे लिखा है ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ये प्रश्न उनके लिए लिखे हुए हैं जिन्होंने परीक्षण किए हैं। आगे लिखा है हमने 3 पोषकों कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिया, लेकिन जो हमारा भोजन होता है उसमें और भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, खनिज लवण। तो ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं या हमारे शरीर को इनकी क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लिखा है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो समान मात्रा है वह हमें अधिक ऊर्जा देती है। आगे लिखा है, वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो जिस भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है तो ऐसा भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत यहाँ पर दर्शाए गए हैं और ये आपको याद रखने हैं। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है और आपको विकल्प दिए जाएं, तो आपको याद रखना है किस किस में होता है। शकरकंदी में होता है, आलू में होता है, गन्ने में होता है, पपीता में होता है, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, वसा के कुछ स्रोत। ये वसा के स्रोत दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे ए भी करके दर्शाए गए हैं। ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से, और कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, वो भी दर्शाए गए हैं। तो पहले पादपों वाले आप लोग जान लीजिए क्या क्या हमें पादपों से प्राप्त होता है जिनमें वसा पर्याप्त मात्रा में होता है। तो वह है सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली, नारियल का तेल, बादाम, सोयाबीन का तेल, तिल। ये सभी क्या हैं? ये वसा के स्रोत हैं और ये पादपों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो स्रोत हैं वो लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम, मछली, अंडे, इन सब में भी वसा पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले और जंतुओं से भी प्राप्त होने वाले, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है।
विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन के कुछ स्रोत देख लेते हैं, पादप और जंतु स्रोत। तो प्रोटीन जो है, ये जो स्रोत लिखे हुए हैं ये पादप स्रोत हैं, यानी ये पादपों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है। इनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये पादपों से प्राप्त होते हैं। अब कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, पनीर है। इनमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब विटामिन के स्रोत देख लेते हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? आम है, दूध है, पपीता, गाजर, इन सब में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मछली का तेल भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि रात्रि में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, इसे ही रतौंधी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल और दूध, इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है विटामिन बी के कुछ स्रोत। कौन कौन से हैं? चावल, यकृत, गेहूं, इनमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी नीचे मैं डिटेल में बताऊंगी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, लेकिन अभी भी आप जानते चलिए साथ में। विटामिन सी के कुछ स्रोत यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो विटामिन सी के लिए आपको याद रखना है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे अंगूर है, संतरा है, नींबू है, आंवला है, इसके अलावा अमरूद है, टमाटर है, इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और हरी मिर्च आपको याद रखनी है, क्योंकि ये खट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है विटामिन डी के स्रोत। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियों से संबंधित ये बीमारी है। तो विटामिन डी के कुछ स्रोत यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूध, मक्खन, मछली, अंडे, यकृत, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ आगे लिखा भी है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। यानी लोग जो है इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के पास समय नहीं है सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठने का। तो सूर्य जो है हमें विटामिन डी देता है, यानी हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। तो आजकल लोग सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आगे लिखा है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ कुछ खनिज लवण के स्रोत दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आयोडीन के कुछ स्रोत। तो आयोडीन किस में पाया जाता है? पालक में, अदरक, इसके अलावा और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मछलियाँ छपी हुई हैं, तो इन सब में आयोडीन पाया जाता है। आगे लिखा है फास्फोरस के कुछ स्रोत।
तो फास्फोरस किस में पाया जाता है? दूध में, चावल में, गेहूं में, केले में, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है। और इन सब की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ये आपको याद रखना है। लौह के कुछ स्रोत यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी जिनमें आयरन पाया जाता है। तो सेब है, पालक है, अमरूद है, इन सब में आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम के कुछ स्रोत यहाँ पर दिखाए गए हैं। दूध है, अंडे है, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। आगे लिखा है अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे लिखा है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब की आवश्यकता तो शरीर को होती ही है, लेकिन इसके अलावा आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश कहा जाता है, और जल की भी शरीर को आवश्यकता होती है। आगे लिखा है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत अनाज यानी साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। यानी ये पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये भोजन का आवश्यक अवयव है, ये आपको याद रखना है। और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसीलिए इनका सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि जो भोजन बिना पचा रह जाता है, रुक्षांश उन्हें शरीर से निकालने में, बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। आगे लिखा है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। यानी जल जो है हमारे शरीर को किससे प्राप्त होता है? चाय, दूध और जो खाना पकाने में, भोजन बनाने में पानी का प्रयोग किया जाता है, वो भी शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा हम अलग से जल भी पीते हैं, क्योंकि ये आवश्यक है। तो और किससे हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है, ये आगे बताया गया है। तो आगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। लिखा है एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? तो लगभग सभी खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। आगे लिखा है हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो खाद्य पदार्थों में जल पाया जाता है। आपने देखा होगा खीरे हैं, ककड़ी है, टमाटर है, इन सब में जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फल भी होते हैं, उनमें भी जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
अब लिखा है संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार क्या होता है। भोजन में जो पोषक तत्व होने चाहिए आवश्यक, उनके बारे में पढ़ लिया। अब संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। लिखा है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि जो भी पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं वह पर्याप्त मात्रा में हो, रुक्षांश भी हो और जल भी हो। तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। आगे लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी मूंग और चना, इन्हें अंकुरित करके खाया जाता है। इसके अलावा किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारत में जो व्यंजन बनते हैं, इडली है और भी बनते हैं व्यंजन, तो वे किण्वित भोजन होते हैं। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? यानी कि भोजन को अच्छी तरीके से पकाया भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व पकाते समय नष्ट हो जाते हैं, कुछ धुलते समय नष्ट हो जाते हैं। तो आगे लिखा भी है कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए चावल और दालों को अधिक नहीं धोया जाता। यदि आप अधिक रगड़ कर उन्हें कई बार धो देते हैं तो कुछ विटामिन जो होते हैं वह पानी के साथ निकल जाते हैं। आगे लिखा भी है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। आगे लिखा है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो इसीलिए कच्ची सब्जियां यानी सलाद के रूप में सब्जियों को खाया जाता है। खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, क्योंकि ये शरीर को पोषक तत्व प्रदान करती है। आगे लिखा है, बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्योंकि ऐसा पहले बताया गया तो बूझों ने क्या सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन ही करना चाहिए। आगे लिखा है, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।
हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार वसा युक्त भोजन खा रहा है तो वह मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा। आगे लिखा है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आगे लिखा है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में लगातार किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वह अभावजन्य रोग कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यानी यदि कोई व्यक्ति अगर पर्याप्त प्रोटीन न ले तो उसे इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, यानी उसकी वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन होगी, बालों का रंग उड़ जाएगा और त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। आगे लिखा है यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। यानी यदि लगातार व्यक्ति ऐसा भोजन करे कि उसमें ना तो प्रोटीन हो ना कार्बोहाइड्रेट हो तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। यानी व्यक्ति इतना दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कि उससे चला भी नहीं जाएगा। आगे लिखा है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी में दर्शाई गई हैं। नीचे एक सारणी दर्शाई गई है और उसमें रोग दिखाए गए हैं कि किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आगे लिखा है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यहाँ पर आप इस सारणी में देख सकते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग यहाँ दर्शाए गए हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता और दृष्टिहीनता हो जाती है। लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाते हैं। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय इसके लक्षण हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गोइटर हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। और लौह यानी आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है और लक्षण इसके है कमजोरी। तो ये आपको याद रखना है। लेसन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो लेसन आपका कंप्लीट होता है। क्लास 6 की बुक का पहला लेसन आज कंप्लीट किया है। इसमें संतुलित आहार के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके परीक्षण के बारे में जाना, ये शरीर के लिए क्यों आवश्यक है इसके बारे में जाना, विटामिन्स के बारे में जाना, खनिज लवण के बारे में जाना, क्योंकि ये सभी संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में जान लिया, ये क्यों आवश्यक है ये भी जान लिया। इससे प्रश्न बनते हैं और NCERT से ही कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।